लद्दाख में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर चीन के हमले के बाद और हमारे जो फौजी हैं उनकी शहादत के बाद देश भर में गुस्सा फैला हुआ है। देश में चीनी सामान और चीन की कंपनियों को बायकॉट करने की मांग उठ रही है। इस कड़ी में भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फैसला किया है कि बीएसएनएल के 4G इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए अब चीन से सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक संचार मंत्रालय ने बीएसएनएल से कहा है कि सुरक्षा की वजह से चीन के सामान का इस्तेमाल न किया जाए। दूरसंचार विभाग ने सरकारी कंपनियों से नए सिरे से शर्तें बदलकर टेंडर जारी करने के लिए भी कहा ताकि चीनी कंपनियों को रोका जा सके। बताया जा रहा है कि देश के निजी मोबाइल सेवा जो प्राइवेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे भी चीनी कंपनियों के बनाए गए मशीनरी पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए कहा गया है। टेलीकॉम कंपनियां भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने मौजूदा नेटवर्क में चीनी कंपनी हुआवेई के साथ काम कर रही हैं, जबकि चीन की कंपनी ZTE सरकारी बीएसएनएल के साथ काम कर रही है। चीन की इन मोबाइल कंपनियों हुआई और ZTE पर दुनिया भर में डेटा चोरी और सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ताइवान और अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवेई को 5G डिप्लॉयमेंट से बाहर रखने का फैसला किया है। भारतीय बाजार में टेलीकॉम के जो मशीनरी है, टेलीकॉम के जो इक्विपमेंट है, उनका सालाना कारोबार करीब 12,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 1/4 है। और चीन की मोबाइल कंपनी ओप्पो ने भारत में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लाइव ऑनलाइन लॉन्च को कैंसिल कर दिया है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर प्रवीण झा। आप अर्थशास्त्री हैं, आप प्रोफेसर हैं जेएनयू में। बहुत शुक्रिया प्रवीण अपना समय हमें देने के लिए, हमेशा की तरह। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, बेशक देश में गुस्सा है, लेकिन ये तो भारत की ही पहल थी जब चीनी कंपनियों ने यहां पर निवेश शुरू किया था, हिस्सेदारी लेना शुरू कर दिया है। तो टेलीकॉम सेक्टर से लेकर चीन की दूसरी कंपनियों का बहिष्कार करना भारत के लिए कितना चैलेंजिंग है? चुनौतियां क्या क्या है इसकी? देखिए, चैलेंजिंग तो बहुत ही ज्यादा है ये, क्योंकि अगर हम 2000 के आसपास के आंकड़े देखें और जो हमारा एक पूरा ट्रेड रिलेशन जो चीन के साथ उस समय था, हम बिल्कुल इवन कील पे थे। हमारा कोई उनके साथ जो है डेफिसिट नहीं था, एक छोटा सरप्लस ही था। लेकिन अगर अभी वर्तमान के जो आंकड़े देखिएगा तो हमारा टोटल जो इंपोर्ट्स है वो तकरीबन 74-75 बिलियन डॉलर के आसपास है। एक्सपोर्ट जो है 16-17 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कि हमारा डेफिसिट जो है वो तकरीबन 53-54 बिलियन डॉलर के आसपास है। इनफैक्ट पिछले कुछ वर्षों में ये आंकड़ा जो है 60 बिलियन डॉलर भी पहुंच गया था। तो स्थिति ये हो गई है कि कुल मिलाकर अगर हम देखें कि जितने सारे ट्रेड के सामान हैं, सामग्रियां हैं, उनको अगर ब्रॉडली 48 कैटेगरीज में बांट के देखा जाए, जैसा ट्रेड एक्सपर्ट्स करते हैं, तो 48 में से 46 में हम जो है एक अपनी स्वायत्तता खो चुके हैं और डेफिसिट जो हमारा उन सारे कैटेगरीज में है काफी सिग्निफिकेंट है। बस 2 में जो है हम थोड़े सरप्लस में हैं। तो कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए अभी जिनमें हम चीन के साथ व्यापार में जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे हम अपनी जमीन खोते चले गए। और अब ये स्थिति है कि अगर आप एक साथ कुछ करना चाहेंगे तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो ऐसे बुरे समझिए कि चक्र में फंस जाएगी। मसलन उदाहरण के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स को देखें तो जो हमारा टोटल ट्रेड चीन के साथ है उसका तकरीबन 30% के आसपास जो हमारा इंपोर्ट्स चीन के साथ होता है, 30% वो है। और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल जो गुड्स हैं, आप समझ सकते हैं कि उसकी जो महत्ता है कितनी महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में अगर एक और बस आंकड़ा दे दूं, अगर हम फार्मा सेक्टर को देखें और उसके जितने बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स आते हैं जिनको एपीआई कहा जाता है, तो 60 से 70% के बीच जो है वो सारे इनपुट्स चीन से आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कल वो बंद हो जाता है, सारा का सारा फार्मा सेक्टर जो है और खास करके इस महामारी के दौर में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो ये मान के चलना कि ठीक है गुस्सा वाजिब है, लेकिन आप इसको कैसे निगोशिएट करें वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी विनोद जी। मैं आगे बढ़ता हूं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे ने भी चीनी कंपनियों को बाहर करने का फैसला किया है। रेलवे ने चाइना रेलवे सिग्नल एंड कम्युनिकेशंस यानी सीआरएससी को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी ईडीएफसी में सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। लेकिन क्या चीनी कंपनियों को एक झटके में देश से बाहर करना संभव है? जैसा प्रोफेसर प्रवीण झा बता रहे हैं, उससे एकदम अर्थव्यवस्था हमारी और बैठ जाएगी। मोबाइल फोन के अलावा खिलौने, टेक्सटाइल, बिल्डर हार्डवेयर, फुटवेयर, गारमेंट्स, किचन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आइटम ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, चाइनीज माल की एक लंबी लिस्ट है जो भारत इंपोर्ट करता है, आयात करता है। चीन ने भारत के टेक स्टार्टअप्स में बीते 5 सालों में $4 बिलियन का निवेश किया है। टिकटॉक, अलीबाबा, टेंसेंट, शाओमी और ओप्पो भारतीय बाजार में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। पेटीएम, जैसे हम पेमेंट करते हैं लोग, पेटीएम का करीब 40% शेयर अलीबाबा के पास है जो चीनी कंपनी है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, स्विगी, जोमैटो, ओला, ओयो, बिग बास्केट समेत कई कंपनियों में चीनी निवेश है। एचडीएफसी में बैंक ऑफ चाइना ने अपना निवेश बढ़ाकर 1% से ज्यादा कर लिया, जिसके बाद भारत सरकार को विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव करना पड़ा। मेरा दूसरा सवाल आपसे है प्रोफेसर झा, आर्थिक विकास के लिए व्यापारिक सहयोग जरूरी है, लेकिन ऐसी स्थिति में भारत चीन से ये जो पार्शियल जो एक तरह का बहिष्कार है, बैन है, क्या ये कारगर साबित हो सकता है एक चुनौती के तौर पर, एक संदेश के तौर पर, या किसी और मतलब संदेश को देने के लिए? ये इसके मानी क्या है, इस पार्शियल जो बैन है, इसके मानी क्या है? जी विनोद जी, ये जो मैसेजिंग के स्तर पे आप एक पॉलिटिकल मैसेजिंग जो करना चाहते हैं तो वहां इसका शायद कोई अर्थ हो सकता है, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनती है। जो मूल समस्या है आप उसको एड्रेस करें, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जो हैं किसी भी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में बहुत जरूरी हैं। आप सिर्फ एक बॉर्डर सिक्योरिटी की बात नहीं कर सकते हैं, और वहां पे एक जो समग्र सिक्योरिटी का जो एक फ्रेमवर्क होना है, और उसको आप जो है कोई ओवरनाइट बिल्ड नहीं करते हैं। इसी तरीके से एक दो मैसेजिंग देके कि बीएसएनएल जो है ये कहे कि हम आपकी ये चीज नहीं इस्तेमाल करेंगे, या इंडियन रेलवेज कहे कि हम वो चीज आपकी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपको कहां ले जा रहा है? इससे किसी भी समस्या का निदान नहीं होता है। और जो बाकी बड़े चैलेंजेस आपके हैं, देखिए हमारा डिपेंडेंस चीन पे बहुत ही ज्यादा है। चीन का डिपेंडेंस हम पे उतना ज्यादा नहीं है। जो चीन के टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसका सिर्फ 2% जो है वो भारत आता है, लेकिन चीन हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। हमारा जो इंपोर्ट उन पे है वो उस डिपेंडेंस जो है वो, जैसा हम लोगों ने चर्चा की, वो काफी बड़ा है। ऐसी स्थिति में शॉर्ट टर्म में जो है अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो बियॉन्ड ये एक तरीके से जो फिर वही होता है कि टोकनिज्म वाली बात जो है कि आप कह रहे हैं कि साहब हम जो है आपका सामान नहीं लेंगे। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि जो बिल्कुल लेबर इंटेंसिव सेक्टर से लेके कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर तक हम सब में अपनी जमीन खो चुके हैं, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, उसके लिए जो है आपको मीडियम टू लॉन्ग रन सोचना पड़ेगा। वहां कोई सोच ही नहीं है, वहां कोई चिंतन ही नहीं है। नारेबाजी हो रही है कि साहब ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, इससे तो बात कहीं आगे नहीं बढ़ेगी। जी मैं आगे बढ़ता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना आत्मनिर्भर भारत संभव नहीं है। 41 कोल ब्लॉक्स, कोयला खदानों की नीलामी शुरू करने के मौके पर मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर, इंपोर्ट्स पर अपनी निर्भरता कम करेगा। और मोदी ने यह भी कहा कि उद्योग जगत के पास इतिहास बदलने का मौका है, हम देश को आत्मनिर्भर बनाएं, भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। हम बात भारत चीन के आर्थिक हिसाब किताब की कर रहे थे, तो आपको बता दें कि चीन भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है, ये बात हो चुकी है। साल 2019 में दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार, आपसी जो तिजारत हुई, उसमें करीब $90 बिलियन था चीन का, और 2/3 चीन का भारत में एक्सपोर्ट यानी निर्यात था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत चीन का जो आपसी व्यापार है साल 2000 में $3 बिलियन का था, जो 2018 तक बढ़कर $95.54 बिलियन का हो गया था। 2018 में चीन के जो बने हुआ माल है उसके लिए 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था भारत, जबकि चीन के लिए 27वां सबसे बड़ा निर्यातक था, एक्सपोर्टर था। तो थोड़ा सा आपको सेक्टर वाइज बता दें कि देश के स्मार्टफोन के 2 लाख करोड़ रुपए के मार्केट में चीनी सामान का हिस्सा करीब 72% है।
इंटरनेट ऐप के 45 करोड़ रुपए के मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 66% है। 25,000 करोड़ रुपए के टेलीविजन मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 42 से 45% है। देश में 43 लाख करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स के मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 26% है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आपने फार्मा सेक्टर का भी जिक्र किया। अक्सर देखा गया कि भारत की नीतियां देशी निवेशकों को डिस्करेज करती हैं, जो देसी निवेशक है। ऐसे मेरा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में भारत चीन से अपने इंपोर्ट्स को कैसे कम करेगा और आत्मनिर्भर भारत, जो एक नया नारा है, जैसे कि भारत कभी आत्मनिर्भर था ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आपके हिसाब से क्या कदम उठाने जरूर हैं, संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया गया है वो बस नारा ही है। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसके पीछे जो एक फ्रेमवर्क हो नीतियों का, वो कहां है। आप एक दिन ये कहते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल से हटके हमें जो है प्लग एंड प्ले, उस स्ट्रैटेजी को अपनाना है। यानी कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उसमें हम कहां फिट बैठ जाएं और कहां पे जो है अपना जो भी पावर प्लग है उसको उसमें लगा दें और उससे हम क्या गेन कर सकते हैं। तो एक दिन आप इस तरह का भाषण देते हैं, दूसरे दिन जो सरपंचों के साथ बैठक होती है उसमें हम कहते हैं कि हमें गांव के लेवल पे जो है, गांव के स्तर पे एक आत्मनिर्भरता चाहिए। अब दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर आत्मनिर्भरता चाहिए उसके लिए बहुत आवश्यक है कि फिर हम जो है इस पूरे एक जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का ढांचा रहा है उससे बाहर निकलें। हम कैसे अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मजबूत करें, हम कैसे अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं उनको एनकरेज करें। जो टाटा ग्रुप है, आज से 10-1 वर्ष पहले इंग्लैंड में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर हो गया था। इस तरह के बहुत सारे आंकड़े हम लोग जो है चर्चा में ला सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा एक फ्रेमवर्क है उसकी जो बुनियादी चीजें हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा फिर वही एक ऐसी नारेबाजी चलती रहेगी जिसका न कोई सर है न कोई पैर है। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं इस संदर्भ में कि जो बेसिक हमारा फ्रेमवर्क है उसके बारे में चर्चा की आवश्यकता है। वो कैसे किया जा सकता है, खास करके इस समय में जब हम पूरी तरह से एक ग्लोबलाइज्ड फ्रेमवर्क में चल रहे हैं, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे चीन ने जो किया है, चीन से ही हम सीख लें पिछले 20 वर्षों में जो उन्होंने किया है। जी विनोद जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर प्रवीण झा, अपना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। अब हम जरा राजनीति की तरफ आते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सियासी खेल बिगाड़ने वाली बीजेपी का मणिपुर में जो राजनीतिक समीकरण है वो गड़बड़ा गया है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार संकट में आ गई है। उप मुख्यमंत्री वाई जॉय कुमार सिंह सहित 9 विधायकों ने सरकार से नाता तोड़ लिया है। बीजेपी के 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ने के साथ ही विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के जिन 3 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरी से इस्तीफा दिया है उसमें सैमुअल जेंदाई, टीटी हाउकिप और कोईबम सुभाष चंद्र शामिल हैं। इसके बाद एन बीरेन सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई है। उधर कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। अब जब बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई है तो अब ये देखना होगा कि कोरोना से लड़ाई के बीच इस बार बीजेपी अपनी एक सरकार बचाने के लिए क्या करेगी। और उसका तो रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का, हालांकि जिसकी भी सीटें ज्यादा हो सरकार उसकी बनेगी, विधायकों की खरीदो फरोख्त करेगी। इस बार देखते हैं बीजेपी क्या करेगी।